शरद कोहली साहब, तो क्या ये पुरानी जो रिफाइनरी थी जंग लगी हुई, उसकी जंग साफ करने के लिए क्या रिलायंस को इन्होंने हायर किया होगा या पार्टनर बनाया होगा? अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग की ओर से जो लगाई जा रही रिफाइनरी, इसका सिर्फ इस्तेमाल करेंगे यूज करके और फेंक देंगे, ये चांसेस बन रहे हैं आपकी बात से? तो एक पुरानी रिफाइनरी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कराना इंडियन किसी एजेंसी से, वो भी रिलायंस जैसी इंडस्ट्री, सर बहुत बड़ी रकम है। नहीं, पुरानी रिफाइनरी का जंग हटाना नहीं था, एक नई रिफाइनरी लगाना था। आपका सवाल ये रेलेवेंट हो सकता है कि पुरानी थी तो उनको एक नई चाहिए थी, तो रिलायंस को फंसा लिया, आओ भाई तुम आके लगाओ। शायद आपका सवाल यहीं से निकल के आ रहा है। जी। और दूसरा, अमेरिका को इसमें एक और फायदा था। पहले अमेरिका का एक और जरूरी फायदा मैं आपको बताऊं, ये फायदा कहीं से निकल के आ रहा है। तो अगर वेनिजुएला में जो ऑयल निकलता है, अ, संजीव, जी। वेनिजुएला का ऑयल सावर क्रूड बोलते हैं उसको। जैसे मिडिल ईस्ट में जो निकलता है उसको ब्रेंट बोलते हैं। वो स्वीट होता है, स्वीट मतलब मीठा, उसको खाते तो नहीं है, पर स्वीट का यहाँ पर अर्थ होता है उसकी रिफाइनिंग आसान होती है, उसकी आउटपुट भी ज्यादा होती है, वो बहुत नरम होता है, मुलायम होता है, उसमें जल्दी तेल निकल आता है। जबकि वेनिजुएला में जो ऑयल निकलता है और टेक्सास में जो ऑयल निकलता है, उस ऑयल को हम बोलते हैं वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट, WTI। और जब भी आप क्रूड ऑयल की प्राइसेस, आजकल बहुत चर्चा में है, जब भी आप क्रूड ऑयल की प्राइसेस देखेंगे तो आपको हमेशा दो प्राइस दिखाई देंगी, एक ब्रेंट की दिखाई देगी और एक WTI की प्राइस दिखाई देती है। WTI का क्रूज थोड़ा सा जो वो होता है, वो उसका वो स्वीट क्रूड नहीं होता, सावर क्रूड होता है, वो हार्ड होता है, उसमें से आउटपुट भी कम निकलती है और हर रिफाइनरी उसको नहीं निकाल सकती। उस क्रूड में से हर रिफाइनरी ऑयल नहीं निकाल सकती। जामनगर की रिफाइनरी मानी हुई है दुनिया में रिलायंस की, जो कि इस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है। तो उन्होंने वेनिजुएला से ऑयल लिया, प्लस टेक्सास में जो ऑयल निकलता है वो WTI कैटेगरी, तो उनके पास रिफाइनरी कम थी कि वेनिजुएला का ऑयल अब उनका हो गया, मान के चल रहे हैं। तो उनको चाहिए था कि एक रिफाइनरी यहां पर आए जो कि वेनिजुएला का जो हमारे हाथ ऑयल लगा है उसको भी रिफाइन कर पाए। और टेक्सास की, जैसा कि मैंने कहा, रिफाइनरी कम है, कैपेसिटी भी कम है और पुरानी भी हो चली है। ये तो रहे अमेरिका के फायदे। अब आते हैं रिलायंस के फायदे। अब देखिए, जो अभी खाड़ी में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में हो रहा है, हम लोग लिटरली ब्लैकमेल हुए पड़े हैं इस समय। एक हमारा जहाज थाईलैंड से आ रहा था, उसको उड़ा दिया ईरान ने कल। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रखा है, आप देख रहे हैं हाहाकार मच रहा है गैस सिलेंडर्स की लाइन में। कुछ दिन में ही आपको पेट्रोल डीजल में भी दिक्कत आती है, आपको दिख सकती है। क्रूड फिर से $100 के आसपास पहुंच चुका है, जो कल $88 आ गया था। तो एहसास ये हुआ अंबानी साहब को कि उनका ज्यादातर ऑयल रिफाइनरी में मिडिल ईस्ट से आता था। उनको एहसास होने लगा ये खाड़ी युद्ध, और ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं, संजीव, शायद आप भी जर्नलिज्म से आते हैं, इस बात को स्वीकार करेंगे। मुझे अब ये मिडिल ईस्ट की लड़ाई थमती हुई नहीं दिख रही है। मतलब ठीक है, लड़ाई बंद हो जाएगी, पर एक चिंगारी लग चुकी है और ये मिडिल ईस्ट में बहुत लंबी जाएगी। ये मिडिल ईस्ट को कहाँ लेके जाएगी हम नहीं कह सकते, पर पहले वाली बात तो अब कभी नहीं रहेगी। इट विल नेवर बी द सेम अगेन, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, तो वो तो कभी नहीं होने वाला है। तो एक बिजनेसमैन जो होता है वो बहुत दूर की सोचता है। उनको ये लगा कि अब जो रिफाइनरिंग के लिए हमारे पास क्रूड बैरल्स आते हैं, वो मिडिल ईस्ट में आने में दिक्कत हो रही है। कल कोई दिक्कत अभी ठीक भी हो गई, फिर दोबारा आ सकती है, फिर आ सकती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे रीजन में जाया जाए जो कि रिफाइनिंग के लिए जाना जाता है, जहां पर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है जामनगर में, उस टेक्नोलॉजी का हम भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने टेक्सास को चुना। ब्राउन्सविल जगह है टेक्सास में, जहां पर ये रिफाइनरी लगाई जाएगी। और शेल टेक्नोलॉजी, क्योंकि सावर क्रूड को रिलायंस का रिफाइन करने में एक्सपर्टीज है, तो उन्होंने वहां जाके निवेश करना उचित समझा। तो पहला, टेक्नोलॉजी डाइवर्सिफिकेशन, कि हम ब्रेंट क्रूड से हटके हम सावर क्रूड की तरफ भी हम अपने आप को तैयार करें। दूसरा, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, कि हम मिडिल ईस्ट पे ना डिपेंड करके ऐसी जगह जाएं। और तीसरा, जो 2 अप्रैल 2025 के बाद से अमेरिका और हमारे रिलेशनशिप स्ट्रेस में थे ट्रेड डील टैरिफ की वजह से, तो उसमें भी कुछ स्टेबलाइजेशन आएगा। तो एक तीर से दो निशाने, एक तरफ हमें टेक्नोलॉजी, बल्कि 3 निशाने, एक तरफ टेक्नोलॉजी, एक तरफ डाइवर्सिफिकेशन, और दूसरी तरफ अमेरिका से हमारी स्टेबलाइजेशन हो जाएगी। परंतु देखिए, अब कोई अगर ये कह सकता है, आज हो सकता है संसद में या कोई नेता इस बात को उठाए कि भाई आपने ट्रम्प साहब के धमकी देके, क्योंकि हमारे दो, आपको याद होगा ये चलता है कि अडानी, अंबानी, मोदी साहब, ये वो सारा नैरेटिव चलता रहता है। आपको पता है विपक्ष जो है लगातार इस प्रकार की बातें करता है। तो भाई मोदी जी ने कहा होगा अंबानी जी को कि जाओ तुम वहां लगाओ, ट्रम्प साहब को खुश कर दो, वो खुश। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि ट्रम्प साहब मात्र 2028 तक है, और रिफाइनरी लगाने लगाने में
2-3 साल लगेंगे। ये रिफाइनरी ऐसे नहीं कि आज कमिट किया और आपके पास कल रिफाइनरी खड़ी हो जाएगी, तब तक तो ट्रम्प साहब गद्दी पे होंगे भी नहीं। तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन है डाइवर्सिफाई करने का, संजीव। सर, मैं आपके ही बातचीत से सवाल निकल कर आ रहा है कि क्या ये समझौता जो हुआ रिफाइनरी का $300 अरब का रिलायंस और अमेरिका के बीच, ये क्या ट्रंप के कुर्सी से जाने पे खतरे में भी पड़ सकता है? आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, किसी भी देश में जब निवेश आता है संजीव, तो निवेश किसी भी देश के लिए अच्छा है। कोई भी सरकार हो, रिपब्लिकन की हो या डेमोक्रेट्स की हो, अमेरिका में 2 ही पार्टी मेन चलती है। तो अगर यहां से मान लीजिए आगे जो उम्मीद लग रही है मुझे, शायद डेमोक्रेट्स वापस आ जाएं। 1 साल में ही ट्रम्प साहब ने वहां का पूरा माहौल ही बदल दिया, पॉलिटिकल उनकी अप्रूवल रेटिंग गिर चुकी है। तो रिपब्लिकन्स आए या डेमोक्रेट्स आए, मुझे नहीं लगता संजीव के अमेरिका जैसा कैपिटलिस्ट देश जो है वो इस प्रकार का निर्णय लेगा कि ये पिछली सरकार का दिया हुआ अप्रूवल है, अब यहां से भाग जाओ। ऐसा नहीं होता है। शरद जी, जो अमेरिका पिछले साल भारतीय नागरिकों को हथकड़ियों में बांध के बेड़ियों में जकड़ के भारत भेज रहा है, शर्म नहीं खा रहा उस वक्त? भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया होती है नहीं होती है, ये आप एक तरफ रख दीजिए। ट्रंप ने जो किया अगर उसी पे नजर रखें, क्योंकि सौदा ट्रंप ने किया है रिलायंस के साथ, ठीक है। ऐसी स्थिति में जहां आपके देश के लोगों को बांध के बेड़ियों में लाके फेंक दिया जाता है कि थामिए आप अपनों को, जहां टैरिफ में हिला दिया जाता है दुनिया में भारत को, आखिर फिर इतनी मोटी रकम रिलायंस इंडस्ट्रीज को अमेरिका में ही लगाने के लिए जगह बची? ये कुछ कमजोरियां हैं हमारी, हम कहां जा रहे हैं सर? ये पैसा क्या किसी और देश में लगाते तो बेहतर होता, किसी दोस्त देश में लगाते तो बेहतर होता? यह सब कुछ अब ट्रंप के नीचे ही चल रहा है। हमारा स्टीयरिंग जो है वो ट्रंप के हाथ में। क्या ये पैसा रूस में नहीं डाइवर्ट हो सकता था? वहां क्या जरूरत नहीं? वहां क्या तेल नहीं है उपलब्ध वहां पे? रिलायंस इतना पैसा रूस में क्यों नहीं लगा पाया? ट्रंप के साथ मैं अमेरिका में क्यों? मैं मैं एक कदम आपने जो कहा उससे एक कदम और आगे जाता हूं। भारत में ही लगा देते। अरे भारत में लगाते तो भारत में कितनी नौकरियां पैदा होती, वगैरह वगैरह। पर मुझे लगता है कि ये संजीव देखिए, ये निर्णय मुकेश अंबानी साहब का है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। तो ये तो वो बेहतर जानते हैं। मैं तो एक आर्थिक विश्लेषण करते हुए जो मुझे लग रहा है किस कारण से, क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेसमैन संजीव, एक भी रुपया जब तक उसको फायदा ना दिख रहा हो वो नहीं करेगा। वो तो गुजराती बिजनेसमैन है, आपको पता है अंबानी साहब। तो जो गुजरात से आते हैं वो कभी भी कच्ची कच्ची गोली नहीं खेलते हैं, इसको एक गांव की भाषा में बोला जाता है। तो मुझे लग रहा है कुछ सोच समझ के उन्होंने लॉन्ग टर्म में डिसीजन लिया होगा। मुझे ऐसा नजर आ रहा है संजीव, देखिए खाड़ी के देश, बहरीन, ओमान, कतार, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, खाड़ी के देश में मुझे अब ऑयल का भविष्य नजर नहीं आ रहा है। ये मैं उस बात से हट के कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अंबानी साहब को डिफेंड कर रहा हूं। मैं उनका प्रवक्ता, ना मुझे वो कोई फीस देते, ना मेरा कोई उनमें इंटरेस्ट है, ठीक है कि नहीं। पर मैं एक जनरल एनालिसिस कर रहा हूं कि शायद ऐसा उनके दिमाग में रहा होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में मुझे अब पहले वाले हालात कभी भी नहीं होंगे, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। जुड़े तो गांठ पड़ जाए, आपने सुना होगा, प्रेम की डोर ऐसी जुड़े टूटे से ना टूटे, और टूट जाए तो थोड़े जुड़े तो से फिर गांठ पड़ गांठ, फिर जाए। वो पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। तो मिडिल ईस्ट मुझे लगता है यहां से आगे जलता रहेगा। वहां पर आग के शोले भड़कते रहेंगे, वहां पर इंतकाम की आग भड़कती रहेगी। तो एक बिजनेसमैन क्या करता है, उसको जब दूरदर्शिता में दिखाई देता है तो वो किसी ऐसे इलाके में, आपने कहा कि रशिया में क्यों नहीं लगाया, अब ये तो अंबानी साहब को आप स्टेट मिरर पर लेके आइए या हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्पोक्स पर्सन को लेके आइए, तो वो बेहतर समझा पाएंगे कि उन्होंने स्ट्रेटेजिकली क्यों निर्णय लिया।